नमस्ते। आज हम इतिहास की किताबों के पन्ने तो पलटेंगे, पर तारीखें या लड़ाइयां रटने के लिए नहीं। नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि ये किताबें हमें सोचने का तरीका कैसे सिखाती हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे एक मामूली सी दिखने वाली टेक्स्ट बुक सिर्फ जानकारी का ढेर नहीं, बल्कि दुनिया को देखने का एक पूरा नजरिया बन जाती है। तो यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। क्या एक इतिहास की किताब का सबसे बड़ा सबक ये है कि अतीत में क्या हुआ था, या फिर ये है कि हमें ये पता कैसे चलता है कि अतीत में क्या हुआ था? सोचिए जरा, बस ये एक सवाल एक साधारण सी किताब को एक रहस्यमयी पहेली बना देता है। तो आज अपने इस पड़ताल में हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि ये किताब अलग क्यों है, फिर इसके पीछे सीखने का नया फलसफा क्या है, समझेंगे कि सिलेबस क्यों बदला, फिर इतिहासकार की जासूसी को जानेंगे और आखिर में अतीत की कुछ अनसुनी आवाज़ों को सुनने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव पर आते हैं। ये जो किताब है ना, ये दरअसल शिक्षा में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। एक ऐसा बदलाव जहां इतिहास का मतलब सिर्फ तारीखें और राजा महाराजाओं के नाम रटना नहीं रह गया है। और ये बदलाव कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझते हैं। देखिए, पुराना तरीका था तथ्यों को बस याद कर लेना, रटना। लेकिन नया नजरिया कहता है नहीं, एक इतिहासकार की तरह सोचो। अब जोर रटने पर नहीं, बल्कि पूछताछ करने, सबूतों को अपने तरीके से व्याख्या करने और सबसे जरूरी जो सीखा है उसे अपनी जिंदगी से जोड़ने पर है। मतलब अब हम सिर्फ जानकारी के पैसिव कंज्यूमर नहीं, बल्कि एक्टिव थिंकर बन रहे हैं। तो सवाल यह है कि यह बदलाव आया कहां से? क्या ये बस एक किताब लिखने वाले का आइडिया है? नहीं, इसके पीछे एक पूरी की पूरी आधिकारिक नीति और एक गहरा शैक्षिक सिद्धांत काम कर रहा है। और इन सिद्धांतों का मकसद एकदम साफ है। पहला, पढ़ाई को क्लासरूम की चारदीवारी से बाहर निकालकर असल दुनिया से जोड़ो। दूसरा, रटने की आदत को खत्म करो। तीसरा, सीखने वालों को सिर्फ जानकारी लेने वाला न समझकर उन्हें ज्ञान बनाने की प्रक्रिया में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट मानो। मतलब अब सीखना बोरियत भरा काम नहीं, बल्कि एक मजेदार खोज होनी चाहिए, जहां सोच विचार हो, चर्चा हो और कुछ करके सीखने पर जोर हो। और इस पूरे बड़े बदलाव को जमीनी हकीकत में बदलने का काम कर रही है एनसीईआरटी। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक सोची समझी राष्ट्रीय पहल का नतीजा है, जो इस पूरी सोच को और भी वजनदार बना देता है। अच्छा, अब एक और सवाल पर आते हैं जो शायद कई लोगों के मन में होगा। हाल ही में इन किताबों के सिलेबस में कुछ बदलाव भी तो हुए हैं, तो आखिर ये बदलाव क्यों किए गए? चलिए इसके पीछे के ठोस कारणों को समझते हैं। तो देखिए, ये बदलाव यूं ही नहीं कर दिए गए, इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें थीं। एक तो कोविड महामारी के बाद बच्चों पर पढ़ाई का बोझ थोड़ा कम करना था। दूसरा, जो हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो हाथों हाथ करके सीखने यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर बहुत जोर देती है। और तीसरा, समय समय पर सिलेबस को रिव्यू करके वो टॉपिक हटाए गए जो या तो बार बार आ रहे थे या अब उतने जरूरी नहीं रह गए थे। चलिए अब इस चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम इतिहासकार को एक जासूस की तरह देखेंगे। जी हाँ, ये किताब सिखाती है कि इतिहास लिखना असल में किसी बड़ी पहेली या रहस्य को सुलझाने जैसा है। जैसे एक जासूस को केस सॉल्व करने के लिए सुराग यानी क्लूज चाहिए होते हैं, वैसे ही एक इतिहासकार को अतीत को समझने के लिए स्रोत यानी सोर्सेस चाहिए। और ये स्रोत कुछ भी हो सकता है, सच में कुछ भी। जमीन से निकली कोई पुरानी हड्डी, एक छोटा सा मनका, किसी पत्थर पर खुदा हुआ एक संदेश, या फिर किसी बुजुर्ग की सुनाई कोई कहानी। ये सब क्या है? ये अतीत के बिखरे हुए सुराग हैं। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, ये सुराग खुद ब खुद अपनी कहानी नहीं बताते, वो तो चुप रहते हैं। एक हड्डी तो बस एक हड्डी है ना? जब तक कि कोई इतिहासकार आकर उससे सही सवाल ना पूछे। इन स्रोतों से सच उगलवाने के लिए इनसे जूझना पड़ता है, इनकी परतें उधेड़नी पड़ती हैं। तो एक इतिहासकार की जासूसी का तरीका क्या है? मोटे तौर पर 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सुराग ढूंढो, यानी अपने सोर्स को पहचानो। स्टेप 2, अब उससे सही सवाल पूछो, ये कब का है, इसे किसने बनाया, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। स्टेप 3, जो जवाब मिले उसके आधार पर सबूतों का मतलब निकालो। और आखिर में स्टेप 4, इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर अतीत की एक तस्वीर को फिर से बनाने की कोशिश करो। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, जब अलेक्जेंडर कनिंघम को पहली बार एक हड़प्पा की मुहर मिली, तो उनके लिए वो बस एक अजीब सी चीज थी। वो उसका कोई मतलब नहीं निकाल पाए। सुराग तो हाथ में था, पर सही सवाल और सही कॉन्टेक्स्ट के बिना वो बस पत्थर का एक टुकड़ा था।
सोचिए, उसका असली मतलब समझने में सालों लग गए, जब तक कि और सुराख नहीं मिले और इतिहासकारों ने सही सवाल पूछने शुरू नहीं किए। और अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर। आज का जो इतिहासकार जासूस है, वो अपने सुरागों की खोज का दायरा बहुत बड़ा कर चुका है। वो सिर्फ पुरानी पारंपरिक चीजों तक ही सीमित नहीं है, नहीं, एक पूरी मुकम्मल तस्वीर बनाने के लिए वो अब हर तरह की आवाज सुनने को तैयार है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें किसी विद्रोह को समझना है। अब एक तरफ है सरकारी रिकॉर्ड्स, ये हमें क्या बताएंगे? जाहिर है, सत्ता का नजरिया। दूसरी तरफ है उसी विद्रोह में शामिल किसी बागी की पर्सनल डायरी, ये हमें एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाएगी। अब देखिए, सच तो यह है कि दोनों ही अपने आप में अधूरे हैं, दोनों में अपना अपना बायस है, लेकिन जब हम दोनों को साथ रखकर पढ़ते हैं तभी हमें घटना की एक बेहतर, एक ज्यादा संतुलित तस्वीर मिल पाती है। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव आया है श्रोस की परिभाषा में ही। एक जमाना था जब सिर्फ लिखी हुई चीजों को, दस्तावेजों को ही असली सबूत माना जाता था, और जो कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं, जो मौखिक परंपराएं थीं, उन्हें तो अविश्वसनीय कहकर खारिज कर दिया जाता था। पर अब इतिहासकार ये बात समझ चुके हैं। वो जानते हैं कि ये मौखिक परंपराएं ही हमें आम लोगों की जिंदगी, उनके अनुभवों के बारे में बताती हैं, वो बातें जो बड़े बड़े सरकारी दस्तावेजों में कभी लिखी ही नहीं गईं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि इतिहास कोई म्यूजियम में रखी हुई मरी हुई चीज नहीं है। ये सिर्फ तथ्यों का एक ढेर नहीं है, बल्कि इतिहास तो एक लगातार चलने वाली बातचीत है, एक जिंदा बहस है इस बारे में कि जो कुछ भी अतीत में हुआ उसका आज हमारे लिए क्या मतलब है। ये एक डायनेमिक, एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। और इसी ख्याल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। बस एक बार सोचिए, हमारे अतीत में न जाने कितनी ही ऐसी कहानियां दफन हैं, कितनी ही ऐसी अनसुनी आवाजें हैं जो बस किसी सही जासूस का इंतजार कर रही हैं, किसी ऐसे का जो आकर उनसे सही सवाल पूछे।